नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल स्वागत करता हूँ आप सबका अपने चैनल पे। और आज डेट है 7 अप्रैल और दिन है संडे। और हर संडे की तरह इस संडे भी मैं आपके सामने हूँ केडी कैंपस का मॉक टेस्ट नंबर 190 लेके। तो अगर मैं क्वेश्चन पेपर की बात करूँ तो यार क्वेश्चंस काफ़ी आसान थे इस बार रिलेटिवली। अगर 189 या 188, 187, 186, 185, 4 सबसे कंपेयर करें तो 185 पर्टिकुलरली थोड़ा आसान था, बट बाकी सारे पेपर्स इससे टफ थे। तो अगर आपने बाकी की वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनको जाके पहले देखिए, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। पर्टिकुलरली 184 और 186 में काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे। तो बस ज़्यादा देर नहीं करेंगे और शुरू करेंगे मॉक टेस्ट नंबर 190। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जो पीडीएफ है, फुल पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। पूरे क्वेश्चन का पीडीएफ आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और पहले खुद अटेम्प्ट कर लीजिए, उसके बाद देखिए इस वीडियो को, तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो देर नहीं करेंगे और शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 में कहता है कि एक डीलर है और उसने दो मशीन बेची, खरीदी नहीं बेची, और दोनों 20-20 हज़ार में। एक में उसको 24% का गेन हुआ और एक में उसे 24% का लॉस हुआ। तो उसको ओवरऑल कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ पूरे ट्रांजैक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इस क्वेश्चन को समझना है। देखिए, मान लेते हैं कि उसने 100 रुपये में पहला वाला उसने 100 रुपये में उसने खरीदा होगा, और पहला वाला उसने बेचा 24% के प्रॉफिट में। मतलब कितना में बेचा होगा? 124 में, ठीक है। चलिए दूसरा वाला भी मान लेते हैं कि उसने 100 में खरीदा और इसमें उसको 20% का लॉस लगा है। 24% का लॉस हुआ है। कहने का मतलब कि अगर 100 में उसने खरीदा होगा तो ऑलमोस्ट 76 में उसने बेचा होगा, ठीक है, पक्की बात, ठीक है। लेकिन दोस्तों सवाल में ये कहा है कि सेलिंग प्राइस दोनों की बराबर है, 20,000 के बराबर, ठीक है। लेकिन क्या यहाँ पे सेलिंग प्राइस बराबर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। यहाँ कॉस्ट प्राइस बराबर दिख रहा है, बट होना चाहिए सेलिंग प्राइस बराबर। कॉस्ट प्राइस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, सेलिंग प्राइस बराबर होना चाहिए। तो हम लोग सेलिंग प्राइस क्या करते हैं? बराबर करते हैं। बराबर करने के पहले इसको थोड़ा कैंसिल कर लेते हैं, थोड़ा छोटा बना लेते हैं काट के। तो अगर मैं इसको 4 से काटूँ तो ये हो जाएगा 25, और इसको 4 से काटूँ तो ये हो जाएगा 31, ठीक है। इसको 4 से काटूँ तो ये हो जाएगा 25, इसको 4 से काटूँ तो ये हो जाएगा 19, ठीक है। यानी कि पहला वाला हो गया 25 से 31 और दूसरा वाला हुआ है 25 से 19, ठीक है। ये है कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस। अब हमें दोनों सेलिंग प्राइस को बराबर करना है। तो करने के लिए क्या करेंगे? इसमें कर देता हूं मैं 19 से मल्टीप्लाई ऊपर वाले में, और नीचे वाले में कर देता हूं 31 से मल्टीप्लाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बस मल्टीप्लाई कीजिए। अगर इसमें 19 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 500 475, ये हो गया 475, और इसमें 570 570 589, ठीक है, दिख रहा है ना? 589। इसमें कीजिए एक बार फिर से, तो ये फिर से ये 31 इस बार करना होगा 25 से, तो 775 करेक्ट है ना? हाँ। और अब 31 19 से, तो 570 और 589, ठीक है, ये तो वही रहेगा। तो ये आ गया मुझे सेलिंग प्राइस और ये आ गया कॉस्ट प्राइस। दोस्तों यहाँ पे आपको दे रखा है कि सेलिंग प्राइस 20,000 के बराबर है। यहाँ मुझे सेलिंग प्राइस से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जो प्रॉफिट या लॉस आपसे पूछा गया है वो परसेंटेज में पूछा गया है, और परसेंटेज में हमें रेशियो का काम होता है, एक्चुअल नंबर्स का नहीं, कोई काम नहीं होता है, ठीक है। तो 20,000 है, वो सुपरफ्लस है, उसका कोई इस्तेमाल हम लोग यहाँ नहीं करेंगे। दोनों को मैं ऐड करूँ तो 5 5 10, 7 7 14 15, हाथ में 1 7 11 12, इन दोनों को ऐड करूं तो 8 और ये 1178, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट प्राइस उसको पड़ा 1250, टोटल उसको सेलिंग प्राइस हुआ 1178। कहने का मतलब कि लॉस हुआ है इसे। लॉस कितने का लॉस हुआ है? तो माइनस कर दें अगर हम, तो ऑलमोस्ट 72 रुपये, 72 रुपये का इसे लॉस हुआ है। अगर लॉस परसेंटेज निकालना है तो 72/1250 × 100, ठीक है। तो यही हमारा लॉस परसेंट कैलकुलेट कर रहे हैं हम। ये 50 से करूं तो ये 25, और ये 2 बार में, ठीक है। फिर ये 144/25, तो आप कैलकुलेट करें तो ऑलमोस्ट 5.76%। तो 5.76% का लॉस हुआ हमें एक्चुअली में। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत सीखने वाला था। यहाँ पे जो 20,000 का जो कंसेप्ट था, 20,000 जो यहाँ बताया गया, उसका हमने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया। आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, शायद देख सकें, हाँ, ठीक है। तो 20,000 जो सेलिंग प्राइस दे रखी थी, हमने उसका इस्तेमाल नहीं किया है। हमने सिर्फ
रेशियो का इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो चलिए देर नहीं करेंगे, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला सवाल जो है वो नंबर सिस्टम का है, बहुत ही बच्चों वाला आसान सवाल। कहता है कि एक नंबर है वो 526 और 496 के डिफरेंस से डिवाइड किया जाता है। तो डिफरेंस इन दोनों का कितना है 30। तो 30 से वो एक नंबर डिवाइड किया जाता है। अब जो क्वोशंट है जो क्वोशंट आ रहा है वो इन दोनों के डिफरेंस के 21 गुने के बराबर है, यानी कि 21 गुना 30 630। ये है आपका क्वोशंट। तो नंबर क्या है, गिव्स 2 टाइम्स देयर डिफरेंस एज क्वोशंट। सॉरी क्वोशंट है 60, क्वोशंट है डिफरेंस का 2 गुना और रिमाइंडर है 21। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि नंबर क्या होगा। दोस्तों कुछ आगे कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला होता है डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ये होता है डिविडेंड का फॉर्मूला, जो नंबर है उसका ये फॉर्मूला होगा। तो अगर 30 गुना 60 प्लस 21 करेंगे तो यूनिट प्लेस पे 1 आना चाहिए, और ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें यूनिट प्लेस पे 1 है, वो है ऑप्शन नंबर सी। तो बिना किसी कैलकुलेशन के हम लोग कह सकते हैं कि सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। कुछ भी करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं थी, बहुत आसान क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। तो सी हो गया आंसर मेरा। तो 1821 मेरा करेक्ट आंसर। आप चाहें तो कैलकुलेट करके देख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल है टाइम एंड वर्क का। कहता है कि ए और बी किसी काम को करते हैं 24 दिन में, बी और सी करते हैं 12 दिन में, और ए और सी करते हैं 48 यानी कि 48 डेज में। अब कहता है कि सी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। आसान सा क्वेश्चन है, तीनों का एलसीएम ले रहा हूँ मैं। एलसीएम हो गया 96। टोटल वर्क मैंने मान लिया कि 96 यूनिट है। अब ए प्लस बी 24 दिन में 96 यूनिट काम करते हैं, तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे, तो 96/24 यानी कि 4। बी और सी करेंगे 96/12 यानी कि 8, और ए और सी यानी कि 2। ठीक है, तीनों को अगर मैं ऐड कर दूं 4 + 8 + 2 क्या आएगा 14। तो ये 14 क्या आया, ये आया एफिशिएंसी। किसका एफिशिएंसी, 2 × A + B + C का। तीनों को अगर आप ऐड करेंगे 2 × A + B + C आएगा। तो 2 × A + B + C का एफिशिएंसी है 14। तो A + B + C का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, A + B + C का एफिशिएंसी 7 है और AB का एफिशिएंसी 4 है। तो C का एफिशिएंसी निकालना मुश्किल है क्या, नहीं बिल्कुल मुश्किल नहीं है। 7 में से 4 गया तो A B और C में से और B का मैंने माइनस कर दिया तो आ गया C का। C का क्या गया 3। C का एफिशिएंसी है 3। टोटल वर्क है 96। तो नंबर ऑफ डेज 96/3 यानी कि 32 डेज। ये हमारा हो गया आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया मेरा करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आसान सा क्वेश्चन था, आप लोग ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं कई बार। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला सवाल है क्रिकेट से, और ये भी एवरेज का है क्वेश्चन, बट ज़्यादा मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 54 में कहता है कि एक टीम है जिसने 15 ओवर में 4.8 के रन रेट से उसने रन्स बनाए हैं। तो बाकी के बचे 35 ओवर में उसे कितने के रन रेट से रन बनाने होंगे कि अगर से 282 का टारगेट चेज करना है। तो 15 ओवर में उसने 14.8 रन्स पर ओवर के हिसाब से उसने रन बनाए हैं। अब बाकी के 35 ओवर में क्या रन रेट उसकी होनी चाहिए। दोस्तों इसको मैं ट्रेडिशनल मेथड से नहीं करूँगा, आप लोग, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हर कोई कर सकता है। यहाँ इसको मैं करूँगा एलिगेशन से। ठीक है, एलिगेशन यहाँ मैं अप्लाई करना चाहूँगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है कि 4 पॉइंट कि देखिए अगर 50 ओवर में 282 रन्स बनाने हैं तो मेरा रन रेट क्या होना चाहिए, इतना अपॉन 50। ठीक है, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर नीचे 4/100 5.64, तो 5.64 मेरा रन रेट होना चाहिए। ठीक है, तो 5.64 मेरा रन रेट होना चाहिए। शुरू के 15 ओवर में है रन रेट 4.8 का, आखिर के 35 ओवर में क्या होगा रन रेट मुझे पता नहीं है, और जो ओवर का रेशियो होगा वो हो जाएगा 3:7 का। अगर 15 और 35 ओवर का मैं रेशियो अगर लेना चाहूँ तो 3:7 आता है कि नहीं, तो रेशियो हो गया ये। ठीक है, बस x की वैल्यू आपको यहाँ से कैलकुलेट करना है। ठीक है,
अब दोस्तों सॉल्व करने के लिए एक चीज़ ध्यान में रखना है, कभी भी आपको अगर एलिगेशन में डेसिमल या फ्रैक्शन आपको दिखे, उसको सबसे पहले प्योर नंबर बना लिया कीजिए। कभी भी डेसिमल या फ्रैक्शन दिखे उसको प्योर नंबर बना लिया कीजिए। जैसे कि यहाँ मुझे डेसिमल दिख रहा है, प्योर नंबर बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसमें भी, तो इसमें भी हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई और इसमें भी हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब 564 माइनस 480 क्या हो जाएगा, 84, 84 यहाँ आएगा, ठीक है। 100x माइनस 564, ये हो गया है दोस्तों 14 गुना, ठीक है, सॉरी 12 गुना, ये 12 गुना हो गया है, तो ये भी 12 गुना हो रहा होगा, ये भी 12 गुना हो रहा होगा एक्चुअल में, तो 12 कर दूं अगर तो ये हो जाता है 36, ठीक है। यानी कि 100x माइनस 564 बराबर है 36, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, यानी कि बचे हुए 35 ओवर में उसे 6 रन पर ओवर के हिसाब से उसे रन्स बनाने होंगे। आपको लेंदी दिख रहा होगा बट ये लेंदी है बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। आप अगर बेसिक मेथड से करते तो इससे ज़्यादा टाइम आपको लगता, ठीक है। और इतना कुछ लिखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, थोड़ा भी अगर आपने एलिगेशन प्रैक्टिस कर रखा है, आपको बताने के लिए मैं इतना बड़ा किया है, इतना करना कोई ज़रूरी नहीं है और आपको करने की ज़रूरत भी नहीं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला सवाल है टाइम एंड डिस्टेंस से। कहता है कि एक आदमी है वो 6 घंटे 48 मिनट में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है, तो वही दूरी वो 17 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगा तो कितना टाइम में वो दूरी कवर कर लेगा। तो दोस्तों स्पीड टाइम है 6 घंटे 48 मिनट, यानी कि 48/60 ये है उसका टाइम आवर्स में, स्पीड इंटू 5, तो ये हो गया डिस्टेंस। अब यही डिस्टेंस उसको कवर करना है 17 के रफ्तार में, बस आंसर आ जाएगा इसी में मेरा। तो ये हो जाएगा 4/5, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा कैलकुलेट कर दूँ 34/5, ठीक है। ये 2 बार में कैंसिल, ये 2 आवर्स, 2 घंटा आ गया, 2 घंटा कहने का मतलब 120 मिनट, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया मेरा करेक्ट आंसर। आसान क्वेश्चन था, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला सवाल है SICI से। अब कहता है SICI के बीच का डिफरेंस है 3 साल का 930 रुपये। 3 साल का डिफरेंस SICI के बीच में दिया हुआ है 930 रुपये और रेट है आपको दिया हुआ 10%। तो बताइए कि सम क्या होगा। इसका एक डायरेक्ट फार्मूला है, हालांकि फार्मूला से करना मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, फार्मूला कभी आप भूल सकते हो, मिस कर सकते हो, बेसिक कंसेप्ट से काफ़ी जल्दी भी आ जाता है। बट यहाँ मैं फ़िलहाल आपको फार्मूला बताऊँगा कि प्री के लेवल के लिए फार्मूला ही बेस्ट है। ज़्यादा आप बेसिक मेथड से चलने की आदत फ़िलहाल नहीं रखी क्योंकि आप कंपटीशन में बैठ रहे हैं। तो फार्मूला होता है सम बराबर D/R², ऊपर में 100 क्यूब अपॉन 300 प्लस R, ये होता है फार्मूला, ठीक है। अब हालांकि चलिए मैं बेसिक मेथड ही बता ही देता हूँ। अभी वैल्यू पुट कीजिएगा, आपको डायरेक्ट आ जाएगा 30,000, ठीक है। ये आपका डायरेक्ट फार्मूला, डायरेक्ट आंसर। अब मैं आपको बताता हूँ इसी का बेसिक मेथड, ठीक है। तो इसी का बेसिक मेथड क्या है, मैं मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए कि जो सम है वो 1000 है, ठीक है, और 3 साल तक इस पर इंटरेस्ट आया है। तो SI क्या आएगा, पहले साल 100 रुपये, दूसरे साल भी SI कितना आएगा 100 रुपये, तीसरे साल भी SI कितना आएगा 100 रुपये। अब CI की बात करें तो जो SI आया 100 वो तो है ही, प्लस अब जो पिछला वाला 100 था उस पर भी 10% का मिलेगा। ये 10% है ना ये दोस्त, रेट है क्योंकि 10%, तो इसका 10% हो जाएगा 10, ठीक है। तो दूसरे साल ये इंटरेस्ट आ गया। अब तीसरे साल की बात करें तो पीछे जो भी मुझे दिख रहा है इस सब पे इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो इस पे भी इसका 10% हो जाएगा 1, इसका 10% हो जाएगा 10 और इसका 10% हो जाएगा 10। यानी कि देखिए ये पूरा आपका हो गया CI और ये हुआ आपका SI। तो CI माइनस SI क्या दिख रहा है, 10 10 10 1, यानी कि CI माइनस SI मुझे 31 के बराबर दिख रहा है। अब यही 31 930 के बराबर मुझे दे रखा है, तो 1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 30 के बराबर। जब 1 की वैल्यू 30 के बराबर है तो 1000 किसके बराबर हो जाएगा, 30,000 के बराबर। बस हो गया बेसिक मेथड। ये बेसिक मेथड था, वो फार्मूला आपको जो भी अच्छा लगे आप चूज़ कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
दोस्तों अगला सवाल ज्योमेट्री से है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। कहता है कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है और हेक्सागन है जिसका जो पेरीमीटर है वो सेम है, पेरीमीटर है सेम, ठीक है। ये है आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल और ये है आपका हेक्सागन, षष्ठभुज कहते हैं हिंदी में। दोनों का पेरीमीटर अगर बराबर है तो मैं लिख सकता हूँ कि अगर इसका मैं हर एक साइड a मान लूँ, इसका हर एक साइड b मान लूँ, तो मैं लिख सकता हूँ 3a बराबर 6b। लिख सकता हूँ कि नहीं? बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब पूछ रहा है कि इसका एरिया का क्या होगा रेशियो, तो साइड का रेशियो क्या हो गया, a बाई बी क्या हो गया 2/1, ठीक है, 2/1 हो गया साइड्स का रेशियो। अब एरिया देखते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4a², √3/4a², यानी कि 2 स्क्वायर। रेशियो में तो 2 ही आया है, मुझे निकालना भी रेशियो ही है, तो 2 स्क्वायर अपॉन हेक्सागन का एरिया क्या होता है 6 इंटू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड क्या है हेक्सागन की 1, ठीक है। इससे हो गया ये खत्म, और ये 4, 1 2 ये 3 खत्म, बच गया 2/3, यानी कि 2:3 हो जाएगा आंसर। इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया अगर 2 है तो इसका हो जाएगा तो 3, ऑप्शन नंबर बी हो गया करेक्ट आंसर। हालांकि ऑप्शन में 3:2 ही है, बट ट्रायंगल का हेक्सागन से कहा है इसलिए 2:3 मेरा आंसर हो गया, ठीक है। तो आसान क्वेश्चन था, आपको शायद फार्मूला पता होगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल का फार्मूला होता है √3/4a², हेक्सागन का 6 इंटू √3/4 साइड स्क्वायर। रेशियो निकाल दिया, आसान सा क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला सवाल है वॉल्यूम से। अब कहता है कि एक क्यूब है, उसकी हर एक भुजा है 6 सेंटीमीटर की। अब उसको 2-2 सेंटीमीटर वाले क्यूब में काट दिया गया है, ठीक है। तो बताइए कि टोटल सरफेस एरिया में कितना चेंज आएगा। पहले जो टोटल सरफेस एरिया थी और अब जो टोटल सरफेस एरिया है, दोनों में कितना चेंज आएगा ये पूछ रहा है। तो ये था पहले बड़ा वाला क्यूब, और अब इसको छोटे छोटे क्यूब्स में 2 सेंटीमीटर वाले क्यूब्स में तोड़ दिया गया है। तो कितने क्यूब्स 2 सेंटीमीटर वाले बनेंगे, कितने क्यूब्स बनेंगे वो पहले चेक करते हैं। तो दोनों का वॉल्यूम सेम होना चाहिए, सारे छोटे छोटे क्यूब्स और बड़े क्यूब दोनों का वॉल्यूम सेम होना चाहिए। तो मैं मान लेता हूं कि n नंबर ऑफ क्यूब्स बने होंगे, n इंटू साइड क्यूब, ठीक है, छोटे वाले का वॉल्यूम, और बड़े का हो जाएगा 6 क्यूब, ठीक है। n की वैल्यू यहाँ से आपको आएगी 27, n की वैल्यू क्या आ गई 27, यानी कि 27 2 सेंटीमीटर वाले क्यूब बनेंगे। अब आपको पता है कि क्यूब के टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 6l², ठीक है। अब 6l² अगर है तो 6l², ये हो गया बड़े वाले का टोटल सरफेस एरिया, यानी कि 216 हो गया। अब छोटे, एक तो 27 हैं, उसमें से हर एक का क्या होगा 6l², तो 6 इंटू l, l क्या है 2 स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आपका 24/27, 24 इंटू 27, ये आपका 8, 16 और ये आपका 648, ठीक है। अब ये आया बड़े वाले का टोटल सरफेस एरिया, ये आया छोटे वाले सारे छोटे का TSA। अब वही पूछ रहा था कि चेंज कितना हुआ है, मुझे साफ साफ दिख रहा है कि बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा 432, डिफरेंस हो गया 432। इनिशियल क्या था 216 इंटू 100, यही मेरा परसेंटेज चेंज आ जाएगा, आपको आ जाएगा डायरेक्ट 200%, सीधे 200% का चेंज आया, 200% इंक्रीज हो गया, ठीक है। अगर क्वेश्चन में अगर ये पूछा होता अब कितना परसेंट हो जाएगा, तो आंसर हो जाता 300%, ठीक है। लेकिन पूछा है कि चेंज कितना का हुआ, तो 200% का चेंज हुआ। तो इस टाइप के जो माइन्यूट क्वेश्चंस होते हैं, इस पर ध्यान देना होता है कि एक्चुअली में पूछ क्या रहा है। आपको सारी चीज़ें पता होंगी, फिर भी आप क्वेश्चन गलत करके आओगे। तो पूरा क्वेश्चन पढ़िए, थॉरो पढ़िए, और ये जानने की कोशिश कीजिए कि एक्चुअल में पूछा क्या जा रहा है। आपको आता है, ठीक है, वेल एंड गुड, लेकिन क्या पूछा जा रहा है उसका आंसर आपको देना है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल है ट्रिग्नोमेट्री से। क्वेश्चन है कॉसेक पे पावर 4 अल्फा बराबर 31 प्लस कॉट पे पावर 4 अल्फा। आपसे पूछ रहा है इसमें कि साइन अल्फा की वैल्यू क्या होगी। साइन अल्फा की वैल्यू, पहले इसको मैं इधर ले आता हूँ, इसको अगर मैं इधर ले आऊँगा तो ये हो जाएगा माइनस, और 31 इधर रह जाएगा। यहाँ मैं देख सकता हूँ कि ये कॉट स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर है, और ये कॉसेक स्क्वायर अल्फा, और ये कॉट स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर है, यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्म बन रहा है। बना देते हैं, कॉसेक स्क्वायर अल्फा
प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा इंटू कॉसेक स्क्वायर अल्फा माइनस कॉट स्क्वायर अल्फा बराबर 31। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर अल्फा माइनस कॉट स्क्वायर अल्फा आपको पता है 1 होता है, तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, यह 1 हो गया। अब इन दोनों में देखिए, कॉट स्क्वायर अल्फा आपको पता है कॉसेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1 के बराबर होता है, तो कॉसेक स्क्वायर अल्फा प्लस कॉसेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1 बराबर 31। इस 1 को इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा कितना, 32। ये यानी कि 2 कॉसेक स्क्वायर अल्फा हो गया 32 के बराबर। तो कॉसेक स्क्वायर अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, 16 के बराबर। तो कॉसेक अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, 4 के बराबर। अब जब कॉसेक अल्फा 4 के बराबर हो गया तो साइन अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, 1/4 के बराबर। तो 1/4 मेरा आंसर हो गया, 1/4 इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए है मेरा करेक्ट आंसर, साइन अल्फा हो जाएगा 1/4। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। बेसिक आइडेंटिटी थी, एक अलजेब्रा की आइडेंटिटी और एक ट्रिग्नोमेट्री की। कॉसेक स्क्वायर अल्फा माइनस कॉट स्क्वायर अल्फा बराबर 1 और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a + b इंटू a - b। यही 2 बेसिक फार्मूला था, उस पर बन गया क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला सवाल है हाइट एंड डिस्टेंस से। कहता है कि एक अधूरी इमारत है और उसको अगर उसके आधार से 210 मीटर दूर से देखा जाता है तो उसके टॉप का एलिवेशन है 30 डिग्री। ठीक है, अगर मुझे यहीं से एलिवेशन 45 डिग्री करना हो तो इसे और कितना ऊंचा बनाना पड़ेगा। सवाल सुनिएगा, फिलहाल एलिवेशन है 30 डिग्री, बट अगर मुझे 45 डिग्री एलिवेशन करनी हो तो इस इमारत को और मुझे कितना बनाना पड़ेगा, यही है सवाल का, यही पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, तो ये दूरी बनानी पड़ेगी मुझे। ठीक, अब देखिए ये है 30 डिग्री, ये है 210। आपको पता है कि अगर ये 30 होता है तो ये 1 हो जाता है और ये √3 हो जाता है। ठीक है, तो √3 एक्चुअल में किसके बराबर है, 210 के बराबर। तो 1 किसके बराबर हो जाएगा, 70 √3 के बराबर हो जाएगा। ये हो जाएगा 70 √3 के बराबर। आगे आइए, अगर ये 45 होता है तो ये भी 1 हो जाता है और ये भी पूरा 1 हो जाता है। ठीक है, तो ये पूरा कितना है, 210, तो ये भी पूरा कितना हो जाएगा, 210। ये पूरा 210 हो जाएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक 210 है, यहाँ से लेके यहाँ तक 70 √3 है। यही दूरी तो मुझे निकालनी है, तो बस 210 में से 70 √3 को माइनस कर दीजिए। 210 माइनस 70 इंटू 1.732। 2 हटा दो, उतना करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आप कैलकुलेट करेंगे तो ऑलमोस्ट आपको 88.9 के अप्रॉक्स आएगा। ऑप्शन में ऐसा कुछ है नहीं, ऑप्शन में तकरीबन 88.75 है, उससे नज़दीक कोई नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी ही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 66 का ऑप्शन नंबर बी। हाइट एंड डिस्टेंस का ये आसान सा क्वेश्चन है, आपको रेशियोज पता होने चाहिए। जैसे कि अगर ये 30 डिग्री है, अगर ये 30 डिग्री होता है तो ये 1, ये √3, ये 2 होता है। अगर ये 45 होता है, ये 45 अगर होता है तो ये 1 √2 हो जाता है। अगर ये 60 हो जाए तो ये √3, 1, ये 2 हो जाता है। तो ये रेशियोज आपको पता होनी चाहिए, पता है तो ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ नहीं था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला सवाल है मेंसुरेशन से, 3D मेंसुरेशन। आपके पास एक सिलेंडर है और इसका जो बेस डायमीटर है वो है 120। जब डायमीटर है 120 तो रेडियस क्या हो जाएगा, 60। ठीक है, और इसमें कुछ पानी भरा हुआ है। अब क्या होता है कि इसमें एक स्फेरिकल बॉल इसमें ड्रॉप किया जाता है, जिसका डायमीटर है 60। उसका डायमीटर 60 अगर है तो रेडियस क्या हो जाएगा, 30। इसका रेडियस हो जाएगा 30। ठीक है, अब कहता है कि बताइए कि जो पानी था पहले और अब जो लेवल हो जाएगा पानी का, तो कितना डिफरेंस आएगा पानी के लेवल में, ये पूछ रहा है। तो दोस्तों क्यों पानी के लेवल में चेंज क्यों आएगा, जब बॉल हम ड्रॉप करेंगे सिलेंडर में तो वो कुछ स्पेस डिस्प्लेस करेगा, वाटर को डिस्प्लेस करेगा। तो जो वाटर को डिस्प्लेस करेगा वही वाटर ऊपर जाएगा, और जो डिस्प्लेस्ड वाटर है वो स्फेयर के वॉल्यूम के बराबर होगा। ठीक है, तो चलिए मान लीजिए कि पहले मान लेता हूँ कि लेवल यहाँ तक होगा, अब ये लेवल बढ़ के यहाँ आ गया है। ठीक है, अब मेरे भाई ये भी तो एक सिलेंडर ही होगा ना, ये भी तो एक सिलेंडर ही होगा। कॉमन सेंस की बात है कि जो लेवल बढ़ा है वो सिलिंड्रिकल फॉर्म में ही बढ़ा है, तो ये भी एक सिलेंडर ही है। मुझे इसकी हाइट निकालनी है कि इसकी हाइट क्या होगी। रेडियस मुझे पता है कि इसका रेडियस है 60।
और इसकी जो वॉल्यूम होगी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बराबर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होनी चाहिए। छोटे वाले सिलेंडर का वॉल्यूम स्फीयर के वॉल्यूम के बराबर होना चाहिए। बस इसको इक्वेट कर दो। सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर, आर क्या है 60 इंटू 60, एच पता नहीं है तो एच को एच मान लो। 4/3 स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि 30 इंटू 30 इंटू 30, पाई से पाई हो गया कैंसिल, 30 से ये 2 बार में, ये 30 से ये 2 बार में, और ये 15 बार में, ये 5 और ये 2 से ये 2, एच की वैल्यू आ गई 10। यानी कि जो हाइट होगी सिलेंडर की 10 सेंटीमीटर ही इसके हाइट में इंक्रीज होगी, इसके लेवल में इंक्रीज होगी। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो बस यही समझना था कि इसका जो वॉल्यूम होगा वो स्फीयर के वॉल्यूम के बराबर होगा। ये बॉयंसी का आर्किमिडीज प्रिंसिपल आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, उससे ये मिलता जुलता है। तो वही कंसेप्ट है यहाँ भी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला सवाल है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। इसमें कहता है क्वेश्चन नंबर 62, क्यू एक पॉइंट है -2, b, -2, b क्यू पॉइंट है जो कि मिड पॉइंट है EF का। क्यू क्या है? मिड पॉइंट है किसका? तो EF का। अब E का कोऑर्डिनेट क्या है? E है -7 -6 और F है a, 0। इसी का मिड पॉइंट है Q। आपसे पूछ रहा है A और B की वैल्यू बताइए। तो आपको पता है कि मिड पॉइंट अगर होता है तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है x1 + x2/2 और /2, और y का होता है y1 + y2/2। यही होता है मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट। अगर x1 y1 x2 y2 दो पॉइंट है तो दोनों को जोड़ने वाले लाइन का मिड पॉइंट का ये कोऑर्डिनेट होता है। तो बस इसी की फॉर्मूला पे बिठाते हैं। तो -2 ये बराबर है -2 के और ये बराबर है b के, क्योंकि मुझे दे रखा है मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट मुझे दे रखा है। अब x1 x2 पुट कीजिए। ये x1 की जगह पे -7, x2 की जगह पे a, ठीक है, y1 की जगह पे -6, y2 की जगह पे 0। यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि a की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 3, 4, हाँ 3, और b की वैल्यू आ जाएगी -3। a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -3। तो मेरा जो ऑप्शन नंबर है वो b हो गया करेक्ट आंसर, जिसमें a भी -3 है, A3 B, सॉरी ऑप्शन नंबर A, 62 का ऑप्शन नंबर A है करेक्ट आंसर, A3 एंड B -3। उम्मीद करता हूँ ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला आपको पता होगा, कोऑर्डिनेट आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा होगा, तभी आप टेस्ट सीरीज में बैठे हुए हो। तो बस बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है अलजेब्रा से, और ये अच्छा सवाल है, इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इसमें कोफिशिएंट निकालने की बात है जो कि नया है अपने आप में। इतना कॉमन ये क्वेश्चन आपको जल्दी कहीं दिखेगा नहीं, दिखेगा बट थोड़ा रेयर है, मतलब बहुत फ्रिक्वेंटली आपसे कोई नहीं पूछता है ऐसा क्वेश्चन। और केटी कैंपस के टेस्ट सीरीज की यही खासियत है, हर तरह का क्वेश्चन इसमें होता है, टफ, आसान, रेयर, कॉमन, हर तरह का क्वेश्चन। तो बहुत अच्छी बात है। x + 7 5 - 3x, और आखिर में है 3x - 6। इसमें आपको x का कोऑर्डिनेट बताना है। ठीक है, x का कोऑर्डिनेट क्या होगा? एक तो तरीका ये है कि आप तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए और पूरा कैलकुलेट करके फाइनल, तो वो तरीका तो बेसिक है, वो तो आप कर ही सकते हैं। बट कुछ हम लोग ऐसा करते हैं कि थोड़ा हमें कम कैलकुलेशन करना पड़े। ऐसा कीजिए कि जो दो सबसे छोटे टाइप के टर्म्स लग रहे हैं उन्हें मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 3x - 6 थोड़े अपने आप में थोड़ा बड़ा है, बाकी दो कर लेता हूँ मैं। ठीक है, तो इस दोनों को मैं कर रहा हूँ मल्टीप्लाई। सॉरी, अगर मैं इससे 3 कॉमन निकालूँ तो ये और छोटा हो जाता है, ये x - 2 हो जाएगा और ये x - 7, x + 7, तो 5 - 3x। तो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ये क्या हो जाएगा? x² - 2x और +7x, तो +5x -14 और 5 - 3x। ये हो गया। ठीक है, अब देखिए x² का कोऑर्डिनेट, यार x² का कोऑर्डिनेट। ठीक है मेरे भाई,
एक्स मुझे देखना यह है कि एक्स स्क्वायर कब कब फॉर्म होगा, जब एक्स स्क्वायर कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई होगा तब फॉर्म होगा। तो ये दोनों यहाँ पे हो जाएंगे, ये हो जाएगा +5, ठीक है। फिर x वाला टर्म जब x वाले टर्म से मल्टीप्लाई होगा तब भी होगा, तो ये हो जाएगा -15, ठीक है। और कहीं कुछ दिख रहा है और कहीं कुछ भी नहीं दिख रहा है, ठीक है। और कोई भी कांस्टेंट टर्म यहाँ पे नहीं है जिससे कि हम लोग कुछ इन्फर कर सकें। तो 5 - 15 कितना होता है, -10। बाहर में क्या लगा हुआ है, 3, तो 3 × -10 -30। यही हो गया मेरा आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया मेरा करेक्ट आंसर। देखिए हमने कैलकुलेशन मल्टीप्लाई किया, बस थोड़ा सा दिमाग लगाया, छोटा वाला टर्म को पिक किया, बस 2 टर्म्स को ही मल्टीप्लाई कर दिया और खुद ब खुद आंसर सामने आता चला गया। थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है, थोड़ा बेसिक कंसेप्ट लगाना है। और ये सब क्वेश्चन कोई बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग क्वेश्चन नहीं है, लेकिन बहुत थोड़ा रेयर है ऐसा क्वेश्चन, बहुत फ्रीक्वेंटली आपको किसी टेस्ट में या एग्जाम में देखने को नहीं मिलता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 64 बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। कहता है कि ये एक टर्म है आपके पास दे रखा, ये 2x³ + 17x² + 30x + k। ये आपको एक टर्म दे रखी है जो कि कह रहा है कि ये डिविजिबल है, ये फैक्टर है x+5 का, ये x+5 का एक फैक्टर है, इसका फैक्टर है x+5, यानी कि x+5 से ये डिविजिबल है। तो आपको k की वैल्यू बतलानी है। दोस्तों आपको तरीका पता है, जब भी मुझे रिमाइंडर निकालना होता है, ये किसी एक अलजेब्रिक टर्म से दूसरे टर्म में डिवाइड करने से रिमाइंडर क्या आएगा, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों को हम लोग इसको करते हैं 0 से इक्वेट। जो भी वेरिएबल की वैल्यू आई उस वेरिएबल को उसके जगह पे रख देते हैं, यानी कि x की वैल्यू यहाँ से 5 आई तो यहाँ रख दीजिए 5 -5, यानी कि -5 तो -125 यहाँ हो गया, यहाँ हो गया 25, यहाँ हो गया -5, ये तो कह रहे हैं। और ये 0 के बराबर हम लोग कर देते हैं, 0 के बराबर कर, इसको भी 0 के बराबर करते हैं, इसको भी 0 के बराबर करते हैं रिमाइंडर निकालने के लिए। तरीका पता होगा आपको। तो ये -250 और यहाँ पे अगर मैं आप देखूं तो वो 400 425 -150 + k बराबर 0। बस आप कैलकुलेट करना है, -250 -150 तो माइनस तो हो गया 400 हो गया, 425 -400 यानी k की वैल्यू आ गई -25। k की वैल्यू क्या आ गई, -25। ऑप्शन नंबर डी है मेरा करेक्ट आंसर। रिमाइंडर थ्योरम का, अलजेब्रा का रिमाइंडर थ्योरम का सबसे बेसिक कंसेप्ट है ये, गारंटी आपको पता होगा, कोई नई चीज़ नहीं है, आप लोग आसानी से कर भी लिया होगा आपने इस क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 65 एक नॉर्मल सा सीरीज का क्वेश्चन है। आपके पास दे रखा है कि x² बराबर 20 + √20 फिर +√20, इस तरह से ये आगे अब जाता जा रहा है, ठीक है। ऐसे ऐसे और कर दो यार, ठीक है, ऐसे जा रहा है। अगर मैं इसको स्क्वायर हटा के यहाँ स्क्वायर रूट लगा दूं, ठीक है, तो क्या दिखेगा मुझे, ये दिखेगा। मैं कह सकता हूं कि x + √20 और फिर यहाँ मैं x लिख सकता हूँ, बाकी इस पूरे जगह x लिख, क्योंकि ये इनफाइनाइट तक है, एक टर्म माइनस में हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बस x² -x -20 बराबर 0। यहाँ से आपको x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आपको आ जाएगी 5 और -4, 5 और -4, हाँ 5 और -4। तो क्या है ऑप्शन में, ऑप्शन में सिर्फ बी है करेक्ट आंसर, सिर्फ बी ही है सही, बी ही में 5 है। अब देखिए इसको दोस्तों आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आप लोगों को पता भी होगा, जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आता है तो क्या करते हैं, इस नंबर को उठाइए और इस नंबर को ऐसे ब्रेक कीजिए कि डिफरेंस 1 आए। तो 4 × 5 ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। अब प्लस होता है, अगर आपको यहाँ प्लस दिख रहा है बीच में, अगर प्लस है तो बड़े वाले नंबर को उठाइए, उसके बड़े वाले नंबर को उठाइए, वो हो गया आपका आंसर। अगर आपको माइनस दिख रहा है तो छोटे वाले को उठाइए, वो हो जाएगा आंसर। तो ये ट्रिक है, वो आप अलग बात है, मैंने यहाँ बेसिक से आपको बताया है, उसी से आप समझ लो। और इससे भी बहुत तेज आता है आंसर यार। और जो आपका ट्रिक है ये कई जगह फेल हो जाता है, कई जगह पे फेल होता है, इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप हर जगह ट्रिक फॉलो कीजिए। कंसेप्ट फॉलो कीजिएगा, आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। ट्रिक में सारा क्वेश्चन की गारंटी आप नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 66 में स्किप कर रहा हूँ, वो आप लोग कर लोगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है बोट एंड स्ट्रीम से। बोट एंड स्ट्रीम में कहता है कि एक नाव वाला है, एक नाव की स्पीड है 11 किलोमीटर पर आवर शांत पानी में। अब क्या कहता है कि वो 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाता है, 12 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता है 2 घंटे 45 मिनट में। यानी कि 12 किलोमीटर वो अगर अप स्ट्रीम गया, अगर मैं स्ट्रीम की स्पीड को a मान लूँ तो उसका स्पीड तो कितने की स्पीड से हो गया होगा अप स्ट्रीम, 11 माइनस a। और अगर डाउन स्ट्रीम गया होगा तो कितने की स्पीड से गया होगा, 11 प्लस a। टोटल टाइम कितना लगा है उसको, 11.4। टू होल नंबर से 2 घंटे 48 मिनट का टाइम से लगा है, 2 घंटे 45 मिनट का, कहने का मतलब 11/4 टाइम उसको लगा है। अब दोस्तों यही आपसे पूछ रहा है कि ए की वैल्यू क्या है, यानी कि स्पीड ऑफ द स्ट्रीम क्या है। ऐसे क्वेश्चन को कभी भी सॉल्व नहीं करना चाहिए, कभी भी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व मत करिए, ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से टैकल करिए, ऑप्शन से ऐसे क्वेश्चन को टैकल करिए। ऑप्शन नंबर 1 है 4। अगर यहाँ मैं 4 रखता हूँ, 4 अगर मैं यहाँ रखे तो यहाँ हो जाएगा 7, 12/7, तो ये कभी आ ही नहीं सकता है। जब 7 आ गया डिनोमीटर में तो 4 कभी आएगा नहीं, तो हमारा कैंसिल हो गया। दूसरा है 3, 11 में से 3 गया तो ये हो जाएगा 8, 12/8 यानी कि 3/2। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 11 3 15, ये होता है 3/5, ठीक है, सॉरी 3/14। अभी भी पॉसिबल नहीं है, नहीं हो सकता है, फिर खत्म। ऑप्शन नंबर डी सीधे हम लोग देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी पे आओ तो 12/11 - 5 यानी कि 6 यानी कि 2, और ये 12/11 + 5 16, तो ये 3/4 हो गया। 2 होल नंबर 3/5 यानी कि ये आ रहा है 11/4, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया मेरा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन कभी भी सॉल्व नहीं करना है, हमेशा ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से करिएगा। हर कोई आपको यही बात रिकमेंड करेगा, मैं भी आपको यही करता हूँ, क्योंकि आपको यहाँ अपना जलवा नहीं दिखाना, अपना नॉलेज नहीं दिखाना है, आपको कुछ ऐसा करना है जिससे कि जल्दी से जल्दी आप आंसर तक पहुँच सको, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 68 है, वो भी ट्रिग्नोमेट्री से है, लेकिन इसको हम लोग क्या करेंगे ना, थोड़ा सा वैल्यू पुटिंग भी यहाँ करेंगे और बेसिक मेथड भी लगाएंगे, ठीक है। किसी एक मेथड से थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाएगा यहाँ, तो ही है ना, आंसर तक जल्दी पहुँचना है, चाहे जो करना पड़े, वैल्यू पुटिंग करो या फिर बेसिक मेथड लगाओ या दोनों करो, सब करना है। तो यही है, यहाँ पे आपके पास दे रखा है cos x / 1 + cosec x + cos x / 1 cosec x - 1 बराबर 2। अगर तो 2 है तो x की वैल्यू क्या होगी ये पूछ रहा है। पहले मैं क्या करता हूँ, दोनों से cosec x कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा और ये चला जाएगा नीचे, ठीक है। एलसीएम ले लूँ अगर मैं cosec x का, cosec x - 1 cosec x + 1, तो cosec स्क्वायर x - 1, cosec स्क्वायर - 1 क्या होता है, cot स्क्वायर x होता है, पक्की बात है। तो cosec x - 1 + cosec x + 1 बराबर 2/sec x, ठीक है। अब 1 से 1 हो गया कैंसिल, 2 cosec x अपॉन cot स्क्वायर x बराबर 2/sec x। 2 से 2 हो गया कैंसिल, 2 से 2 हो गया कैंसिल। एक बात और, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये दोस्तों एक गलती यहाँ पे हुई है, यहाँ भी cos x होगा, यहाँ भी cos x और यहाँ भी cos x, ठीक है। तो cos x इंटू cosec x होता है cot x, ठीक है। तो cos x को मैं अगर वापस यहाँ ले जाऊं, cos x को, तो ये दोनों मिल के एक cot x को खत्म कर देंगे, ठीक है। तो cot x क्या हो गया, cot x बराबर 1, x की वैल्यू क्या हो गई, π/4, π/4 हो गई। यही चीज़ दोस्तों आप वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते, वैल्यू पुटिंग आप लोग यहीं पे अप्लाई कर सकते थे, लेकिन मैंने फाइनली इसको सॉल्व ही कर दिया, ठीक है। मैंने ही सॉल्व ही कर दिया इसको, x बराबर π/4 के लिए। वैल्यू पुटिंग भी करो, फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने सही ऑप्शन पहले चूज़ कर लिया आपके लिए आसान है, अगर नहीं आपने चूज़ किया तो फिर मुश्किल है। वैल्यू पुटिंग से हर कोई करेगा इस क्वेश्चन को, लेकिन बेसिक मेथड से करना सबसे छोटा पड़ेगा आपको, सबसे ज़्यादा आसान पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 69 में कहता है कि एक ट्रेन है, एक ट्रेन की लंबाई दे रखी है 250 मीटर और एक दूसरी ट्रेन है उसकी लंबाई है x मीटर। अब दोनों जा रहे हैं ऑपोजिट डायरेक्शंस में। इसकी स्पीड है
72 किलोमीटर पर आवर। कहने का मतलब अगर मैं चाहूँ तो ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, और ये है 10 मीटर पर सेकेंड। ऑपोजिट डायरेक्शन में दोनों जा रहे हैं और एक दूसरे को ये लोग 10 सेकेंड में ओवरटेक करते हैं, कि सॉरी 10 नहीं 20 सेकेंड में क्रॉस करते हैं एक दूसरे को। तो उसकी एक्स क्या है, इसकी लेंथ क्या होगी? आसान सा क्वेश्चन है यार। अगर एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं तो जो रिलेटिव डिस्टेंस होगा वो दोनों के ट्रेन के लेंथ के सम के बराबर हो जाएगा, यानी कि 250 प्लस एक्स, ये हो जाएगा रिलेटिव डिस्टेंस। रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, ये भी ऐड हो जाएगा, 10 प्लस 20 यानी कि 30, और टाइम कितना लग रहा है 20। एक्स की वैल्यू क्या आ गई 350 मीटर। यही है हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो गया मेरा करेक्ट आंसर। उस ट्रेन की लेंथ 350 मीटर होगी, दूसरी ट्रेन की लेंथ 350 मीटर होगी। फर्क नहीं पड़ता कि किसकी स्पीड दे रखी, शायद इसकी भी 10 हो सकती थी, इसकी हो सकती थी 20, उससे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है रिलेटिव डिस्टेंस और रिलेटिव स्पीड का। ठीक है, तो बस काम खत्म। बढ़ते लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब। सॉरी लास्ट नहीं, सेकेंड लास्ट है ये। इसमें कहता है कि 1 प्लस रूट 2 प्लस रूट 3 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस रूट 2 प्लस रूट 3 की वैल्यू क्या होगी। दोस्तों सिंपली इसमें क्या कीजिए, ये मुझे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म यहाँ दिख रहा है, तो मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अगर दोनों का मैं पहले एलसीएम लेता हूँ दोनों का, ये हो गया एलसीएम। अब यहाँ मुझे देख रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म में है, तो यहाँ मैं सीधे लिख देता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, और एक तरफ माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। अब ऊपर 1 माइनस रूट 2 प्लस रूट 3 प्लस 1 प्लस रूट 2 प्लस रूट 3, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया 2 प्लस 2 रूट 3। ऊपर यहाँ हो गया 3 प्लस 1 प्लस 2 रूट 3 प्लस 2। ठीक है, माइनस 2 सॉरी, कैंसिल करोगे आंसर आ जाएगा 1। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया करेक्ट आंसर। बहुत ही छोटा था, कुछ आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बेसिक मेथड कीजिए। हाँ, आप लोग गलती क्या करोगे, इन दोनों को अलग अलग रैशनलाइज करने लोगे, तो सबसे गलत स्टेप है। दोनों को कंबाइन कर दीजिए, जो दोनों को के बीच में साइन है एडिशन का, बस दोनों को ऐड कर दीजिए, खुद ब खुद आंसर मेरा निकल गया। आसान क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आखिरी सवाल है मेंसुरेशन का। आपके पास एक रेक्टेंगुलर शीट है, ये 40 बाय 28, ठीक है, 40 बाय 28 ये आपका वो है रेक्टेंगुलर शीट। और इससे मुझे एक क्या करना है, एक सर्कुलर शीट निकालना है मैक्सिमम पॉसिबल एरिया का। तो दोस्तों मैक्सिमम पॉसिबल एरिया आप खुद कॉमन सेंस लगाओ कि मैक्सिमम पॉसिबल एरिया का सर्किल कैसे बन सकता है। कुछ इसी ढंग से बनेगा। ठीक है, उसकी रेडियस जो है इससे बड़ी तो होगी नहीं, यानी कि ब्रेथ से ज़्यादा बड़ी रेडियस होना पॉसिबल है नहीं, लेंथ के बराबर तो हो ही नहीं सकती है। ठीक है, तो ब्रेथ से ज़्यादा लंबी रेडियस नहीं, ब्रेथ हो गया आपका डायमीटर, यानी कि 28 इसका हो गया डायमीटर। अगर किसी रेक्टेंगुलर शीट से मैक्सिमम एरिया का सर्कल अगर निकालना है, तो जो उसकी डायमीटर है वो उसके ब्रेथ के बराबर होनी चाहिए। ये बात आप याद रख लीजिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो। अगर डायमीटर 28 है तो रेडियस क्या हो जाएगा 14। डायमीटर 28 है, रेडियस हो गया 14। जब रेडियस 14 हो गया तो एरिया निकालना आसान है। एरिया निकालिए, पाई आर स्क्वायर 2 22 गुना 28, तो 6 5 616 हो गया मेरा एरिया। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया मेरा करेक्ट आंसर, कि जो सर्कल एक रेक्टेंगुलर शीट है मेरे पास और उससे मुझे एक सर्कल काट के निकालना है मैक्सिमम एरिया का, तो वो हो जाएगा 616। अगर 40 और 28 से डायमेंशन याद रखिएगा, स्क्वायर से, जैसे कि ये आपका रेक्टेंगुलर शीट। अब इसमें मैं चाहूँ
तो कई सारे सर्कल्स निकाल सकता हूँ, जैसे कि ये देखिए, कई सारे सर्कल्स मैक्सिमम एरिया के निकाल सकता हूँ। कुछ इस ढंग से होंगे, ठीक है, इससे यहाँ 2 आ गए। तो मतलब जब तक ये लेंथ को कवर ना कर ले, तब तक हम लोग सर्कल्स बना बना के निकाल सकते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन आपके पास कई बार आएगा, और आपको ये बात ध्यान रखना है कि जो रेडियस है, इसका डायमीटर है, वो इसके ब्रेथ के बराबर होता है, लेंथ से कोई खास लेना देना नहीं होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो बस इतना ही क्वेश्चन था। आगे क्वेश्चन है DI के, और DI क्वेश्चन भी मैं कर ही देता हूँ। चलिए दोस्तों, मैं आपको आंसर बता देता हूँ DI का। 72, और क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, आप लोग आराम से कर सकते हो, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। 72 में D है ऑप्शन 19.06%। 73 में ऑप्शन आंसर है ऑप्शन नंबर B 3740। और इसमें आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप कुछ का आप मतलब बस अप्रॉक्सीमेशन से आप लोग निकाल सकते हैं। 73, 74, 74 में ऑप्शन नंबर C है 383 रेशियो 217, और 75 में है B ऑप्शन नंबर, जो कि है 60, ठीक है। तो आंसर ही फिलहाल है वो सब बिल्कुल आसान DI, आप लोग आराम से कर सकते हैं। तो दोस्तों यही था KG कैंपस मॉक टेस्ट नंबर 190 का सॉल्यूशन। आप नीचे क्वेश्चन डाउनलोड कर सकते हैं आप नीचे डिस्क्रिप्शन से। दोस्तों एक ज़रूरी बात करनी थी पैरामाउंट के बारे में। पैरामाउंट कोचिंग के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात कहना चाहूँगा। एक्चुअली मैं पैरामाउंट का भी सोल्यूशन अपलोड कर रहा था, लेकिन पैरामाउंट कोचिंग में एक इरेगुलरिटी ये है कि कई सारे सेंटर्स पे टेस्ट नहीं होते हैं, कई सारे सेंटर्स पे होते हैं और कई सारे सेंटर्स पे नहीं होते हैं। वो लोग क्या करते हैं कि टेस्ट लेते हैं ऑनलाइन, ऑफलाइन नहीं लेते हैं। वो लोग कहते हैं आप लोग आइए ऑनलाइन ही दीजिए, ऑफलाइन मत दीजिए। अब जो बच्चा के जो स्टूडेंट है पैरामाउंट का, सिर्फ वही दे सकता है ऑनलाइन, या जिसने मेंबरशिप ली है। ये मॉक टेस्ट सबके लिए नहीं अवेलेबल हो पाता है। इसलिए इस संडे भी जब मैं वहाँ का क्वेश्चन में ले रहा था, तो मुझे बताया गया कि वहाँ पे जो टेस्ट है वो हो रहा है ऑनलाइन, तो इसीलिए ऑफलाइन क्वेश्चन पेपर अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए आज भी मैं उसका नहीं ला पाया सोल्यूशन। तो अक्सर पैरामाउंट ऐसा करता है, KG कैंपस ने भी ऐसा किया है, बट बहुत ही रेयर किया है, शायद एक आध बार। और पैरामाउंट रेगुलर ऐसा करता है, इसलिए मैं ला नहीं रहा था। मैंने सोचा कि अब शायद पैरामाउंट रेगुलरली लेगा टेस्ट, लेकिन उसने नहीं लिया एक बार फिर से संडे को, इस बार टेस्ट नहीं हो पाया। तो जिनका भी एक्सपेक्टेशन है पैरामाउंट को लेके, वो थोड़ा सा आप लोगों के लिए बुरी खबर हो सकती है। और पैरामाउंट ये अच्छी चीज़ नहीं है यार, ये रेगुलर होना चाहिए। मतलब अगर आप एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन हो तो आपको कुछ चीज़ें तो फ्री में करनी चाहिए, कुछ सर्विसेज तो आपको देने चाहिए कि आपका एक इंप्रेशन बना रहे, एक साख आपकी बने रहे। और ये घटिया टाइप का स्टेप, चीप टाइप का स्टेप उठाते हैं, वो करते कि टेस्ट नहीं लेंगे या फिर क्वेश्चन पेपर सबको नहीं मिले, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। आई डोंट थिंक एज अ प्रीमियर इंस्टीट्यूशन उनके लिए, उनको ये शोभा देता है। बट चलिए वो कर रहे हैं तो उनकी मर्जी। अब फिलहाल मैं आपको KT का ही सोल्यूशन दे रहा हूँ, और जब तक मुझे क्वेश्चन पेपर मिलता रहेगा मैं देता रहूँगा। तो बस दोस्तों इतना ही कहना था मुझे इस वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक और शेयर नहीं किया, इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया, तो लाइक और शेयर भी कर दीजिए। और अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि जो मैं आने वाले टाइम में वीडियोस लाने वाला हूँ आपके CGL मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो बस इतना ही कहना था मुझे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।